सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं को सभी प्राणियों में देखना। और मात्र प्राणियों में ही नहीं, श्लोक के अनुसार सभी भूतों में। भूत प्राण से ज्यादा व्यापक है। प्रकृति के तत्वों में ही स्वयं को देखना, और जब स्वयं को देखना तो मात्र प्रकृति के तत्वों को पाना। काव्यात्मक इस पर बात कही है आज। वो अपने आप में चीज को काफी स्पष्ट कर देती है। मिट्टी के सब तन बने, मिट्टी की ही ओढ़नी, नाम रूप के पार देख ले, जो मैं हूं तू भी वही। नाम और रूप को बहुत महत्व न दिया जाए तो किसी भी पिंड में और दूसरे पिंड में क्या अंतर है। और पिंड से मेरा आशय जीव भी नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु, वो प्राणी हो सकती है, मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, या फिर वो हो सकता है जिसको हम जड़ पदार्थ बोलते हैं। मूलतः सब एक है। अंतर तब आ जाता है जब नाम रूप को विशेष मान लिया जाता है। अहंकार अपने आप को प्रकृति नहीं मानता, वो अपने आप को पिंड मानता है, विशेष नाम रूप। उसकी अपनी परिभाषा में ही विरोधाभास है। वो कहता है मिट्टी नहीं हूं, घड़ा हूं, पर अगर घड़ा हूं तो किसका बना घड़ा हूं, वो इसकी नहीं बात करना चाहता। वो कहता है मैं ये विशेष रूप रंग आकार हूं। ये जो इतनी सीमा खिंची हुई है, जिसको ये खास रूप मिला हुआ है, वो मैं हूं। एक भाव मात्र है, एक मान्यता मात्र है। और उस मान्यता के हटते ही एक में और दूसरे में कोई अंतर बचता नहीं है। समानताएं दिखाई देती हैं सीधी सीधी, और जो असमानताएं हैं
वो दिखता है कि संयोगिक है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में मूलतः कोई अंतर नहीं। एक के व्यवहार और दूसरे के व्यवहार में भी मूलतः कोई अंतर नहीं। और जिसने ये देख लिया वो युक्त है। वो कहा जा सकता है कि अब अलग हो गया, पर ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अलग हो गया तो माने वो कुछ हो गया। क्या हो गया? उसको विशिष्ट कहना विचित्र हो जाएगा, क्योंकि उसने देखा ही यही है कि वो है नहीं। उसने देखा ही यही है कि उसमें कुछ अलग ही नहीं है, तो विशिष्ट कहाँ से हो गया। पर चूंकि ये कोई नहीं देखता, तो इस अर्थ में हम चाहते हैं कि कह दें कि वो विशिष्ट हो गया। देखिए गाइस, मैनुअल आउटरीचिंग टेक्निक जो मैं खुद भी काफी बार फॉलो करता हूँ। मतलब क्या है कि गाइस, आपको खुद को ब्रांड को अप्रोच करना पड़ेगा लोगो स्पॉन्सरशिप के लिए। उसका तरीका, जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं, वहां पर लिखा है थोड़ा सा बड़ा है, तो वो मैं बताऊंगा। उसके पहले बात करेंगे जहां से आपको इजीली स्पॉन्सरशिप मिल सकता है। वो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन, तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो ढेर सारे एप्लीकेशन आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर उसमें से फेक एप्लीकेशन ही है। तो कुछ ऐसे दो एप्लीकेशन है जो मैंने खुद भी ट्राई करे और ये नॉन स्पॉन्सर है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो फ्लाइट एप्लीकेशन हो गया और ये वाला एप्लीकेशन हो गया, दोनों भी ये आसक्ति हो जाए तो उसके अनुसार आसक्ति तादाद में बन जाती है। उसके अनुसार वो गीता है, वो गीता है। उस व्यक्ति का नाम हो गया गीता, व्यक्ति का नाम हो गया गीता। उसके अनुसार वो गीता है, और ये जो बाकी सब है उससे भिन्न है। बाकी सबसे वो भिन्न है। हाँ, बाकी सबसे संबंधित हो सकता है, लेकिन भिन्न है। इसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है अपॉलजी, ठीक है। बहुत होते हैं जिनको इसी से तादाद में रहता है, वो जिंदगी भर सॉरी सॉरी तो करते हैं। तो उसको लगेगा कि मैं कौन हूं, अपॉलजी, और बाकी सबसे भिन्न हूं। उसने अपना केंद्र वहां पर बना लिया, एक जगह को, एक रूप को, एक रंग, एक शब्द को, एक स्थिति को। दूसरे ने इसको बना लिया, और एक रूप को, आकार को, स्थान को मैं कहते ही बाकी सब पराया हो जाता है, बाकी सब भिन्न हो जाता है। तथ्य ये है कि ये सब एक ही वास्तविकता का नाम है। इसमें कोई भी विभाजन करना, किसी दूसरे से अंतर देखना संयोग भर की बात है। कुल मिलाकर के इसको अगर कुछ नाम दिया जाता है तो उसको आप कह दोगे हॉल। हॉल। वेदांत उसको नाम दे देता है ब्रह्म, जिसमें वास्तव में कोई भेद है नहीं। कोई भेद है नहीं, पर अहंकार किसी एक खंड को पकड़ लेता है। अब ब्रह्म से हट करके बात प्रकृति के तल पर आ गई,
क्योंकि ब्रह्म में भेद नहीं होता, प्रकृति में दृश्य दृष्टा होते हैं। अहंकार ने एक खंड अपने लिए चुन लिया। कैसे चुन लिया? जब खंड होता ही नहीं, तो खंड होता ही नहीं, खंड चुन लिया, इसके माने कुछ काल्पनिक ही करा, इसीलिए इसको माया कहते हैं। कुछ ऐसा किया है जो वास्तव में हुआ नहीं है, मिथ्या है, स्वप्न समान है। अहंकार के देखे उसने ऐसा कुछ कर डाला है। पर चूंकि हमें उसी से बात करनी है, सारी बातें संबोधित ही अहंकार को होती हैं, तो अभी प्रकृति के तल पर ही बात कर लेते हैं। तो प्रकृति है विराट, और उसके किसी एक हिस्से से अहम तादात्म्य कर लेता है, और वो उसी एक हिस्से को मैं का नाम दे करके विशिष्ट बना लेता है अपने लिए। पहला हिस्सा जिससे तादात्म्य किया जाता है वो ये है, और फिर ये विशिष्ट हो जाता है। ये विशिष्ट हो जाता है तो फिर जिनसे इसका संबंध है वो सब भी विशिष्ट होने लग जाते हैं। मैं, मेरा भाव, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी मान्यता, मेरी नौकरी, मेरे पैसे, वो सब भी विशिष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो अध्यात्म का फिर मतलब ही होता है इस विशिष्टता के भाव का खोखलापन देख लेना। ना आप विशिष्ट हो, ना कोई और विशिष्ट है। गुणों मात्र की धारा है जो बह रही है सब में। विनम्रता की बात नहीं है, ये नहीं है कि मैं विशिष्ट नहीं हूं। कोई भी विशिष्ट नहीं है, और जिसको आप विशिष्ट कह सकते हो वो है नहीं। जो अपने आप को कहता है कि है, वो विशिष्ट नहीं, और जो सचमुच विशिष्ट है वो है नहीं। तो कुल मिलाकर एक सारता ही है। कुल मिलाकर एक सारता ही है। बहुत कुछ आपको ऊंची बड़ी बात होती कहीं पर दिखाई दे, जाइए उसके केंद्र में और देखिए उदाहरण के लिए हम बड़ा मान लेते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष आ गया, वो कोई काम कर रहा है बड़ा, या कोई इतिहास पुरुष है वो कोई बड़ा काम कर रहा है, बड़ा जैसा लिखा जाता है इतिहास की किताबों में। तो आप उसको देखिए और पूछिए अपने आप से कि ये जो बड़ा काम कर रहा है मूलतः क्या वही काम नहीं है जो कोई भी और व्यक्ति कर रहा है? तो विशिष्ट कैसे हो गया? पैमाने का अंतर हो सकता है। किस मात्रा में, संख्या में, अनुपात में वो काम हो रहा है उसका अंतर हो सकता है, पर केंद्र वही है। बहुत बड़ा व्यापारी है, वो भी अपनी दौलत बढ़ा रहा है, और एक बहुत छोटा व्यापारी हो सकता है, बेचारा ठेला लगा रहा है, वो भी यही काम कर रहा है। तो विशिष्टता कैसी? और फिर किसी बेचारे भिखारी के पास चले जाओ तो वो भी यही काम कर रहा है कि रात आ गई, आज इतना ही अभी तक इकट्ठा हुआ है। तो विशिष्टता कैसी? और फिर जो बात एक
तथाकथित बड़े मनुष्य और छोटे मनुष्य पे लागू होती है, वही बात मनुष्य और पशु पर भी लागू होती है। बड़ा व्यापारी या बड़ा राजा एक बड़े स्केल पर अपनी ताकत या पैसा या साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। छोटा साधारण व्यक्ति वही काम एक छोटे तल पर कर रहा होता है। और फिर आप पशुओं के पास जाएं तो वो भी वही काम कर रहे हैं अपने तल पर। तल की भिन्नता है, काम का केंद्र वही है। तो कैसे एक को दूसरे से भिन्न देखा जाए? वही वृत्ति है जो प्राणी मात्र में बल्कि भूत मात्र में संचारित है। कैसे कह दें कि कोई किसी दूसरे से अलग है, और अलग यदि है, प्रतीत होता है कि एक इतना बड़ा राजा है, एक छोटा सा व्यापारी है, इनको एक कैसे कह सकते हैं, ये तो अलग ही होंगे। अगर अलग हैं तो उस अलगाव में भी उनकी विशिष्टता नहीं है, बल्कि प्रकृति का तत्व ही निहित है। समय भी प्रकृति है, और समय माने संयोग। वृत्तियां निश्चित होती हैं, बाकी सब संयोगिक होता है। तो उसी वृत्ति पर चलते चलते कौन कहां पहुंच जाएगा, कहां नहीं जा सकता। पेड़ के सभी पत्तों की वृत्ति है हवा में तैरना। ये वृत्ति की बात है कि पीला है पत्ता, झड़ेगा तो हवा में तैरेगा। पर बह रही है हवा तो क्या सारे पत्ते एक ही जगह पहुंच जाते हैं? बिल्कुल हो सकता है कि उसी पेड़ से बहता बहता एक पत्ता जा करके किसी देवालय में पहुंच जाए और देव मूर्ति के मुकुट में स्थापित हो जाए और पूजा जाए। और बिल्कुल हो सकता है कि एक पत्ता बहता बहता जा करके कीचड़ में गिर जाए और पांव तले रौंदा जाए। कोई विशिष्ट है इन दोनों में से? हां, अंतर बहुत दिखाई देगा दोनों की जिंदगियों में। एक वहां शीश पर स्थापित है और पूजा जा रहा है, दूसरा रौंदा जा रहा है, लेकिन वृत्ति दोनों में एक ही थी कि जब हवा चलेगी तो तैर जाएंगे। और तैर भी ऐसे नहीं जाएंगे कि अपनी इच्छा है, अपना गंतव्य है। उड़ा लिए जाएंगे। दोनों की वृत्ति यही है, कुछ होगा उड़ा दिए जाओगे। हाँ, अब उड़ा दिए जाने के बाद एक जाकर वहां पड़ गया, एक जाकर वहां पड़ गया, तो एक दूसरे की अपेक्षा बहुत विशिष्ट दिखाई दे रहा है। पर है क्या? है क्या? समझ में आ रही है बात? वही मूल वृत्ति है। उसी मूल वृत्ति के होते संयोगिक कारणों से कोई कहीं नजर आता है, कोई कहीं नजर आता है। कौन कहां दिखाई दे रहा है, किसने क्या स्थान पा लिया है, किसका क्या नाम हो गया है, यह बात बहुत महत्व की नहीं होती है। पर यह दिखाई तभी देगा जब कर्ता के पीछे कर्म को देखा जाए। जब बहुत बड़ा भी हो गुब्बारा तो भी उस छोटे से बिंदु पर ध्यान लगाया जाए जहां से
हवा भरी जा रही है उसमें। नहीं तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा गुब्बारा, तो उसको देख करके विशिष्टता का एहसास हो सकता है। ध्यान ही नहीं आएगा कि भरी तो इसमें सिर्फ हवा ही हुई है। कोई बहुत छोटा सा हो गुब्बारा, उसी की तरह। अनुपातिक रूप से बड़ा लग रहा है, बड़ा है नहीं, क्योंकि केंद्र तो वही पुराना है। और केंद्र अपना नहीं है, केंद्र प्राकृतिक है। जब हम कह रहे हैं कि एक प्राणी दूसरे प्राणी में वही केंद्र है, सब भूतों में वही केंद्र है, तो वो जो केंद्र है वो वास्तव में भौतिक है, रासायनिक है। ठीक वैसे जैसे अगर बिल्कुल एलिमेंटल केमिस्ट्री ले लें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होते हैं, पर वही मिलकर के इतने सारे अलग अलग तरीके के तत्वों के रूप में सामने आ जाते हैं। वैसे ही अब उसमें से एक को पूजा जा रहा है, एक को धिक्कारा जा रहा है। ये भ्रम है, ये भ्रम है। अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं, सड़क के सामने, सड़क पर कुत्ता है, उसको गाली दे रहे हैं कि ये तो कुत्ता है, आवारा कुत्ता है। फिर कह रहे हैं कुत्ते की मौत मरोगे, और ये नहीं देख पा रहे हैं कि अपनी वृत्ति और कुत्ते की बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक समान है। जरा भी अंतर नहीं है। मनुष्य और मनुष्य में समता अस्तित्वगत है और भिन्नता संयोगगत है। जहां भिन्नताएं दिखाई दें मनुष्य और मनुष्य में या किन्हीं भी दो प्राणियों में, वहां जानिएगा संयोग है। और हम संयोगों पर ही चलते हैं, हमें भिन्नता ही दिखाई देती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं आज कि जो एकत्व को देख ले वो योगी है। जिसको सब प्राणियों में अपनी ही हस्ती दिखाई दे, वो युक्त हुआ, वही समदर्शी है। समदर्शी का आरंभिक अर्थ हो जाता है जो इसको 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 समान देखे। पिछले अध्याय में हम बात कर रहे थे तो समदर्शी वो था जो ब्राह्मण, चंडाल, गाय, कुत्ता, इनको एक सा देख रहा था। अब उससे भी ऊपर की समदर्शिता आ गई। वो और वो ही एक समान नहीं है, मैं और वो एक समान है। जितने विषय हैं मेरे, मात्र वही एक समान नहीं है। मैं भी अपने विषयों के ही समान हूं।
ये बहुत क्रांतिकारी बात है। ये दर्शन में आम तौर पर देखी नहीं जाती। ये भेद, ये द्वैत बड़े बड़े विचारकों ने बचा कर रखा है। मैं देखने वाला, वो दिखाई देने वाला। पश्चिम में इस पर माइंड अगेंस्ट मैटर इस तरह से बात करी गई है। इधर देखने वाला, उधर दिखाई देने वाला, और इनमें कुछ भिन्नता तो है ही। जितने तरीके की स्वयं को लेकर कल्पना हो सकती थी, हवाबाजी हो सकती थी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझ में ये दिव्यता है, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ एक झटके में खत्म कर देते हैं कृष्ण। वो कहते हैं तुम भी जड़ पदार्थ ही हो, तुम भी जड़ पदार्थ ही हो। जो दृष्टा है वो भी प्रकृति मात्र ही है। अन्यथा जो विचारक होता है वो दृश्य को तो प्रकृति मान लेता है और दृश्य का अन्वेषण करना शुरू कर देता है और स्वयं को प्रकृति से भिन्न रखता है। वो इस देह को भी मान लेगा प्रकृति और कहेगा हाँ देह प्रकृति हो सकती है, पर मैं तो देह का दृष्टा हूं ना, तो मैं तो भिन्न हो गया प्रकृति से। श्री कृष्ण का नहीं, जितने तुम्हारे विषय हैं, चाहे वहां रखी कुर्सी हो, चाहे ये देह हो, ये तो है ही प्रकृति। जो दृष्टा बनकर बैठा है वो भी प्रकृति ही है। हाँ, तुमको बहुत भेद करने का शौक है तो एक को परा प्रकृति कह दो, एक को अपरा प्रकृति कह दो, कर लो। इतना ही भेद करा जा सकता है बस। लेकिन है दोनों प्राकृतिक ही, प्रकृति से बाहर कुछ नहीं है। दृश्य भी वही और दृष्टा भी वही। और प्रकृति भौतिक है यदि, तो सब कुछ भौतिक है, माने जिसको तुम दृष्टा कहते हो वो भी भौतिक ही है। उसको लेकर के किसी दिव्यता, डिविनिटी की कल्पना मत कर लेना। मत सोच लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ पराभौतिक बैठा हुआ है। जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो भी भौतिक है, जड़ है, मटेरियल है। मत कहना कि आंखों के आगे संसार है पर आंखों के पीछे तो कोई बैठा हुआ है पारलौकिक। ना, गीता इसकी अनुमति नहीं देती। मिस्टिसिज्म का गुब्बारा पंचर। और विशेषकर अध्यात्म में इस तरह के वक्तव्य हमें बड़े मीठे लगते हैं ना। आंखों के आगे संसार है पर आंखों के पीछे न जाने कौन है। ऐसी बातों को हम मिस्टिसिज्म बोलने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं है। ये अहंकार बस है, बहुत भारी अहंकार है जो स्वयं को दैवीय घोषित करना चाहता है, जो स्वयं को पारलौकिक या पराभौतिक घोषित करना चाहता है। तो फिर वो क्या देता है, न जाने कौन है पीछे, न जाने कौन है पीछे। फिर यहीं से जीवात्मा जैसे अंधविश्वासों का जन्म होता है कि संसार तो ये रहा भौतिक, पर मैं तो वो हूं जो भीतर बैठा है। और संसारी नहीं है। गीता कह रही है उधर भी संसार है और इधर भी संसार है और कोई अंतर नहीं है। उधर भी मिट्टी है और इधर भी मिट्टी है, कोई अंतर नहीं है। हां, संयोग की बात है कि मिट्टी कहीं पे कोई रूप ले लेती है, कहीं पर कोई रूप ले लेती है। जैसे पेड़ के पत्ते, जैसे सागर की लहरें। कोई दो पत्ते बिल्कुल एक जैसे होते हैं?
कोई दो लहरें बिल्कुल एक बराबर होती हैं, या एक जैसी होती हैं, या एक समय पर होती हैं? तो वैसे ही कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं हो सकते, पर किसी लहर का बड़ा होना, छोटा होना, पहले आना या बाद में आना, या एक स्थान पर होना या दूसरे स्थान पर होना, उसको विशिष्ट नहीं बना देता। वही पानी है और कुछ नहीं है। वही पानी है, वही नमक है और कुछ भी नहीं है उसमें। वही बुलबुले हैं। किसी पत्ते का भी बहुत बड़ा होना उसे बहुत विशिष्ट नहीं बना देता। वही सब तत्व हैं तुझमें जो किसी भी और पत्ते में है। मैंने आपसे कहा ये बहुत क्रांतिकारी बात है। पहले तो यही मानना मुश्किल होता था कि ये बाहर सब एक है, पर बाहर सब एक है ये देख लेने में विज्ञान ने हमारी बड़ी मदद कर दी, बहुत मदद करी। आप जिन तत्वों को अलग अलग समझते हैं उनको प्रयोगशाला में ले जाएं तो दिखाई दे जाएगा कि सब एक हो गए। दो चीजें बिल्कुल अलग अलग दिख रही हो, उनको जला दीजिए, उनकी ज्यादातर भिन्नताएं मिट जाएंगी। क्या बचेगा? हाँ, कुछ कार्बन बचेगा, कुछ और मिनरल्स होंगे वो बच जाएंगे, और फिर उनमें भी प्रवेश कर जाइए, उनमें भी प्रवेश कर जाइए तो जो बची खुची भिन्नताएं हैं वो भी मिट जाएंगी। एक को जलाया आपने तो कैल्शियम का ऑक्साइड बच गया है, दूसरे को जलाया आपने तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बच गया है, और दिखने में दोनों में 50 अंतर थे। दो आपके सामने विषय लाए गए, एक विषय हो सकता है एकदम जो अलग तरह के विषय हो सकते हैं, वही सोच लीजिए। जैसे कुर्सी है, एक कुर्सी है और एक टायर है, ये कितने अलग अलग है ना? एक चल है, एक अचल है, जितने तरीके के अब हम कहते हैं जंगम स्थावर, जितने अंतर निकाल सकते हो निकाल लो, और भी कुछ ले लो आप। ये माइक ले लीजिए, इसको जला देते हैं। और एक चश्मा ले लीजिए, माइक और चश्मा तो बहुत अलग अलग चीजें हो गए, जला दीजिए। अब जब तक जलाया नहीं है तब तक मैं आपसे कहूं इनमें भिन्नताएं लिखिए, तो कितनी भिन्नताएं लिखोगे आप? कितनी लिखोगे? 50 तो लिख ही दोगे कम से कम। एक कुर्सी है और एक टायर है, इसमें कहा जा रहा है इनमें भिन्नताएं लिखी है, तो कितनी लिख देंगे? 50 तक भी खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? सब कुछ अलग है, वजन, आकार, रूप, रंग, प्रयोग सब अलग है। अब जला दिया, अब कितनी भिन्नताएं हैं? वो 50 से घटके हो गई होंगी 5, है ना? जला दिया तो 50 से घटकर 5। अब ये जो 5 चीजें भिन्न लग रही हैं इनमें भी प्रवेश कर जाइए तो 5 भी नहीं बचेंगी, 5 भी नहीं बचेंगी। समझ में आ रही बात? ये अंतर है कहां? विज्ञान ने दिखाया बाहर अंतर नहीं है, और जो चीज विज्ञान नहीं दिखा सकता वो गीता दिखा रही है, भीतर भी अंतर नहीं है। भीतर भी कोई अंतर नहीं है, और भीतर जो अंतर महसूस होता है वही जीवन का दुख है, उसी को अहंकार कहते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं।
बाहर कोई अंतर नहीं है, कुर्सी जला दो और टायर जला दो, वास्तव में उनमें कोई दोनों भी अंतर आपको था नहीं, रियल पर अंतर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड बहुत करते सारे हैं। दिखाई अब इसमें देते आपको अकाउंट बना देना है। जैसे कि मैं फ्लाइट एंड का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने फ्लाइट एंड ओपन करा, यहाँ जब सेक्शन में आओगे ना तो यहाँ आपको ढेर सारे भीतर भी स्पॉन्सरशिप कोई देखने अंतर मिल नहीं जाएंगे। है। यहाँ राजा आपको जला दो और इंटीग्रेटेड भिखारी डेडिकेटेड जला दो, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती। दो अगल बगल चिताएं जल रही हैं, बताओ क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अब जलने से पहले बहुत सारा अंतर दिखाई देता था ना? अब बताओ क्या अंतर है? नहीं, पर जिसमें अंतर था वो चिड़िया तो उड़ गई ना, उसी का तो अंतर था। राजा में राजा की आत्मा थी, भिखारी में भिखारी की आत्मा थी। गीता आपको बता रही है नहीं, विषयों में तो अंतर नहीं ही है, विषयेता में भी अंतर नहीं है। विषयों में अंतर अगर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा दुख मिलेगा, विषयेता में जब अंतर दिखाई देता है तो भारी दुख मिलता है। वही हम कह रहे हैं, मानवता का अस्तित्वगत दुख है। आप अपने आप को कुछ नहीं मानते, आप अपने आप को अलग मानते हो। कुछ तो आप तभी हो ना जब आप अलग हो, आप अपने आप को अलग मानते हो। मैं हूं जो वहां बगल में बैठा है, हम दोनों अलग हैं। हां, आप अलग हो, पर जिस भी अर्थ में आप अलग हो वो संयोगिक है, और संयोगिक अर्थ में अलग होना बड़ी बात नहीं है। लेकिन अस्तित्वगत समता को न देख पाना बड़ी भूल है। संयोगों ने कुछ भेद आप में और बगल वाले में स्थापित कर दिए हैं, वही जैसे लहर और लहर में अंतर। वो आप देख रहे हो, चलो आप देख रहे हो, ठीक है, अंतर दिखाई पड़ रहा है। लिंग का अंतर है, आर्थिक स्थिति का अंतर है, रंग का अंतर है, वो अंतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, देख लो है अंतर, चलो दिख गया। पर वो क्यों नहीं दिखा जो एक समान है? और जितना ज्यादा अंतर दिखाई पड़ेगा आपको वहां जहां कोई अंतर है नहीं, उतना ज्यादा आप दुख में जियोगे। विभाजन विभाजन विभाजन, संयोगिक भेदों को सर पर चढ़ाकर रखना। नहीं, मुझ में और उसमें फर्क तो है ही ना, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, वो हिंदी बोलता है। नहीं, मुझ में उसमें फर्क तो है ही ना, मैं बुजुर्ग हूं, वो बच्चा है, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, काला गोरा, हिंदू मुसलमान, फर्क तो है ही ना। फर्क तो है ही ना। हां, फर्क है, बिल्कुल फर्क है, पर फर्क छोटा है, संयोग का है, और समता गहरी है। और यही गीता सिखा रही है कि समता गहरी है। वो समता देखो, जिसने वो समता देख ली वो समदर्शी योगी है, वो समदर्शी योगी है। हम फंसते क्यों हैं? क्योंकि इंद्रियां बनी ही हैं सिर्फ और सिर्फ अंतर देखने के लिए। इंद्रियां समता देखने के लिए नहीं बनी है। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलिए, क्या दिखाई दे रहा है? आपको वो दिखाई दे रहा है ना जो हल्के रंग से गाढ़ी पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है। मैं आपसे कहूं यहां क्या दिखाई दे रहा है? कोई बोलेगा क्या कि यहां पर बस एक गाढ़ा नीला रंग दिखाई दे रहा है? कोई बोलेगा? पर इसमें से ज्यादातर क्षेत्र में क्या है? गाढ़ा नीला रंग, एक सार, एक समान बिल्कुल। पर आंखों को दिखाई नहीं देगा, दिखाई भी देगा तो उपेक्षा क्या कर देंगी। आंखें बनी ही हैं क्या देखने के लिए? अंतर। इधर देखते ही आंखों ने क्या पकड़ा? अंतर। अच्छा, बैकग्राउंड डार्क है और जो लिखा हुआ है हल्के रंग में लिखा हुआ है, आंखों ने पकड़ लिया ना।
तो अंतर जितने हैं वो भले ही संयोगिक हो और महत्वहीन हो, पर इंद्रियां उन्हीं को पकड़ेंगी। संरचना ही ऐसी है उनकी। और जो आधारभूत समता ही नहीं, एकता है, ऐक्य, यूनिटी, इंद्रियां बनी ही नहीं है उसको पकड़ने के लिए। आप बाजार जाते हैं, आप कपड़ा खरीदते हैं, आपको दो कुर्ते हाथ में दे दिए गए, ये है, आप उनमें क्या लगातार देख रहे हैं? अंतर ही तो देख रहे हैं ना। या आप ये देख रहे हैं सब इक्को रंग कपाईदा? आप देख रहे हैं क्या कि कपास का ही तो इसमें रेशा है और क्या है कोई ऐसा? है कोई कि आपके हाथ में इधर एक कुर्ता है और आप कहें कुछ नहीं है, कॉटन फाइबर है? होता है क्या? आंखें बनी ही नहीं है, मन बना ही नहीं है, कुछ भी बना नहीं है समता देखने के लिए। तो अंतर ही अंतर, और जितने अंतर बाहर, फिर उतने ही अंतर भीतर। यही तो कह रहे थे श्री कृष्ण पिछले अध्याय में। तुम कह रहे हो किसी को महान, पर देखो कि उसकी वृत्ति बिल्कुल वही है जो उसकी है, जिसको तुम महान नहीं बोलते। इस अर्थ में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण चंडाल। एक जीव को तुम पूज्य कहते हो, इस अर्थ में उन्होंने कहा गाय। एक जीव को तुम दुत्कारते हो, उन्होंने कहा इस अर्थ में श्वान, कुत्ता। बोले कैसे अंतर कर ले जाते हो? अंतर कहां है, दिखाओ तो। और जो बैठा है अंतर करने वाला, उसी ने तुमको दुख में डाला। कितने दुखों से आप बच गए होते अगर जहां अंतर है ही नहीं वहां अंतर न देखा होता। कुछ साधारण सा काम करते थे, चले गए किसी बड़ी इमारत के आगे खड़े हो गए और कहा ये है असली इमारत, यहां असली कंपनी है और यहां मिलेगी असली नौकरी। वहां जो बैठा हुआ है उसका ओनर या शेयर होल्डर बड़ा, उसमें और जो एक साधारण सी दुकान पर बैठा है विक्रेता, दोनों में क्या अंतर है कोई? पर फैसले के वक्त ये दिखाई नहीं दिया, चले गए, फंस गए। इसीलिए जब आपको अंतर दिखाई देते हैं तो वेदांत पूछता है किसके लिए है अंतर? किसके लिए है अंतर? सब कुछ एक बराबर जानो। सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, सचमुच सब एक बराबर है। हाँ, सब एक बराबर है। और यदि केंद्रीय समस्या दुख है जीवन की, बंधन है जीवन की,
तो अलग बस वो है जो दुख से मुक्ति दिला दे, बाकी सब एक बराबर है। सोना चांदी तांबा एक बराबर है। यदि तीनों में से कोई तुम्हें दुख से मुक्ति नहीं दिला सकता, एक के लिए ज्यादा पैसे मत दे आना। और भूसे के लिए भी करोड़ों दे दो अगर वो दुख से मुक्ति दिला सकता है तो। नहीं तो सब एक बराबर है। बताओ ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ही तो हैं। तुमने एक को नाम दे दिया, कह रहे हो गोल्ड है सिल्वर है, क्या फर्क पड़ता है? नामों के पैसे दे रहे हो क्या? क्यों लुटा रहे हो अपने आप को? सब चेहरे एक बराबर है। मत कह देना कि ज्यादा कोई खूबसूरत है, कि ऐसा है कि वैसा है। सिर्फ वो चेहरा अलग है जो तुम्हें चेहरों से आजादी दिला दे, नहीं तो सब एक बराबर है। मत कह देना अरे बूढ़ा हो गया आदमी, अब इसके तो क्या है, झुर्रियां पड़ रही हैं, इसका चेहरा और वो देखो वो अभी कितना अभी जवान है और मजबूत है, ये दोनों एक बराबर कैसे हो सकते हैं? सब एक बराबर है, सब एक बराबर है। जाकर चिता से पूछना कि अंतर क्या है, सब एक बराबर है। मत करना अंतर। अंतर बस एक पैमाने पर। क्या इसमें ये ताकत है कि मुझे मुझसे आजाद कर दे? ये जो भीतर मैं भ्रम पाल करके बैठा हूं, ये मुझे उससे मुक्ति दे सकता है क्या? अगर ये दे सकता है तो ये अलग है मेरे लिए, अन्यथा तो सब एक है। आपने जीवन में इतनी चीजों को मूल्यवान समझा ना, और उनके लिए जान भी खूब लगाई ना, और खासे सफल लोग हैं आप में से कई लोग तो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध भी हैं। जिन विषयों को पाना चाहते थे उनमें सफल भी रहे आप, कई बार नहीं भी रहे। सचमुच उनका था इतना मूल्य? जितनी आपने उनके पीछे जान लगाई, सचमुच उनका उतना मूल्य था? और अगर उनका उतना मूल्य था तो ये जो लड़के लड़कियां 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में इतने तनाव में आ जाते हैं कि न जाने क्या होगा अगर मैंने इतने नंबर नहीं पाए, तो उनको क्यों बोलते हो कि बेटा इतनी बड़ी बात नहीं है? वो भी मुझे एटलीस्ट 50 to 60 वीडियोस तो अपलोड करना पड़ेगा ही। देन इतने सारे वीडियोस अपलोड करने के बाद अगर मेरा मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, देन मैं उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा। एंड जब मोनेटाइज हो गया आएगा, देन मैं उसमें वीडियो अपलोड करूंगा। एंड जब मेरा फर्स्ट अर्निंग होगा, देन मैं उस अर्निंग को एक इंजन तैयार करने के साथ कंपेयर करूंगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे एटलीस्ट 6 to 8 मंथ तो लग जाएंगे। तो मैं वीडियो को 6 to 8 मंथ बाद कंटिन्यू करूंगा। आपने भी कुछ जस्ट किडिंग गाइस, मैं ऑलरेडी सब कुछ इंतजाम कर रखा है। देखो ये जो 6 से 8 महीने हमें चाहिए, ये पूरा टाइम हमें चाहिए एक YouTube चैनल में कंटेंट अपलोड करके उसे मोनेटाइज करना एंड उसमें यूएसए का ऑडियंस लाने के लिए। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है एक YouTube चैनल मोनेटाइज करना। एंड मेरे पास ऑलरेडी एक मोनेटाइज्ड YouTube चैनल है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि मेरे चैनल का ऑडियंस इंडियन है ना कि यूएसए का। बट हमें तो यूएसए ऑडियंस वाले चैनल चाहिए। ऐसी चीज बता दो जो आप जिंदगी में पाना चाहते तो देखो मेरा एक फ्रेंड है जो यूएसए में रहता है। अगर मैं इस चैलेंज में उसका हेल्प ले लूं, क्वांटिफाइबल नहीं है, बताओ कुछ भी जो आप पाना चाहते थे।
ना करके सिर्फ 2 या फिर 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। अब आगे का प्लान आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, बट उससे पहले हमें एक वीडियो चाहिए होगा, तो हमें यूएसए चैनल यानी इंडियन चैनल अपलोड करना है, उसकी अर्निंग को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। तो देखो एक चैनल है इंडिया का, अगर आपको उस वीडियो से ज्यादा अर्न करना है तो आपको 2 चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला वो वीडियो 1 मिनट से ज्यादा होना चाहिए, उस वीडियो में मल्टीपल एड्स चले एंड हमारा रेवेन्यू ज्यादा बन पाए। एंड सेकंड चीज, उस वीडियो का टॉपिक होना चाहिए फाइनेंस या फिर मनी के अराउंड। अब इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं एंड आगे का प्लान मैं आपको कल बताता हूं। तो ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिस भी चीज के पीछे जा रहे हो वो भी एक संख्या ही है। बाद में चला गया था नमाज में, नमाज से आने के बाद थोड़ा बहुत खा पी कर में लग गया था वीडियो के लिए रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट लिखने में एंड देन वीडियो एडिट करने में। देन नेक्स्ट डे सैटरडे को मैंने वीडियो अपलोड किया, उसका अनलिस्टेड लिंक मेरे यूएसए के फ्रेंड के पास शेयर किया एंड देन मेरा पापा का बहुत हुआ था तो मैं सलून में चला गया था। एंड नेक्स्ट डे यानी कि आज संडे को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई नो आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई तूने 2 दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड किया या फिर एक्चुअल प्लान क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेरा प्लान एक्सप्लेन कर देता हूं एंड सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये चीज जानना है कि यूएसए चैनल का आरपीएम कितना होता है, देन आपको एटलीस्ट एक व्यू चाहिए होता है यूएसए एंड मैंने बिल्कुल वही किया। मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने 2 चीजों का ध्यान रखा। सबसे पहले तो वीडियो का लेंथ 8 मिनट से ज्यादा होना चाहिए एंड दूसरा वीडियो का टॉपिक फाइनेंस के अराउंड होना चाहिए। एंड जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया, मैंने उस वीडियो को अनलिस्टेड में सेव करके उसका लिंक मेरे यूएसए के फ्रेंड के पास शेयर कर दिया। तो जब भी आप YouTube में वीडियो अपलोड करते हो, देन उस वीडियो का एनालिटिक्स, रेवेन्यू, ये सब चीजें वाईटी स्टूडियो में अपडेट होने में कम से कम 1 दिन तो लग ही जाता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को उस वीडियो का रेवेन्यू या फिर आरपीएम इंस्टेंटली नहीं दिखा पा रहा था। अभी 24 आवर्स ऑलरेडी हो चुका है एंड मैंने खुद भी नहीं देखा उस वीडियो में क्या आरपीएम बना। एंड अभी मैं आप लोगों के साथ लाइव देख रहा हूं। व्हाट द हेल गाइस, ये तो एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही बन गया। लेट मी शो यू। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा होगा या बहुत चोट दे सकता है। नहीं, बट मैं यहाँ पर स्क्रीन में लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। बेसिकली यहाँ पर 1.5k रुपीस बना है फॉर पर 1000 व्यूज। डोंट वरी गाइस, अभी मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी खोल रखा है, मैं आपको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 1.5k डॉलर्स इन INR। तो चैट जीपीटी ने कहा कि $18 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि पर 1000 व्यूज के बदले हमें मिलेंगे पूरे $18। एंड सीरियसली ये बहुत ज्यादा होता है। $18 सिर्फ 1000 व्यूज के बदले, यानी कि अगर मैं 10 के व्यूज लाता हूं तो वहां पर $100 से ज्यादा बन जाएंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं इसे इंडियन चैनल के आरपीएम के साथ कंपेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखो इसी एग्जैक्ट टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था मेरे माइटी टिप्स वाले चैनल में एंड उस वीडियो का आरपीएम था 50 रुपीज। आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी खोल लिया है। अभी मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालूंगा। इन इंडियन चैनल 1000 व्यूज इज इक्वल टू 50 रुपीज एंड इन यूएसए चैनल 1000 व्यूज इज इक्वल टू 1.5k रुपीज। कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस इन परसेंटेज। तो देखो चैट जीपीटी ने हमें क्या रिजल्ट दिया है, 2900% का डिफरेंस है। तो ये इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जितने भी लोगों को देखा कि बोल रहे हैं कि 5x 10x ज्यादा पैसा मिलता है यूएसए चैनल में, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। एंड ऑल्सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक कमेंट दिखाना चाहता हूं जो मेरे लास्ट वीडियो में आया आते हैं नीचे से अंतर देख रहे हो। आप लोग पॉज करके इस कमेंट को पढ़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी मेरे ई बुक में दे रखा है। 13 साइट हसल फॉर स्टूडेंट, ऑलरेडी 250 लोगों ने इस ई बुक को खरीद रखा है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, इसे एक बार जरूर से ट्राई करना क्योंकि सिर्फ 99 रुपीस आप लोग अपने करियर में इन्वेस्ट कर ही सकते हो। जहां अंतर है फिर कह रहा हूं, सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, क्यों इनमें से किसी को भी जरा सा मूल्य दिया दूसरी चीज से, बताओ तो। आदमी मरे और सोना जो पहने हुए अपने ऊपर उसके साथ ही उसको जला दिया जाए तो वो सोना उसको बचा ले जाएगा? जैसे तुम जलोगे वैसे ही तुम्हारा सोना भी साथ जल जाएगा, और साथ नहीं जलेगा तो पीछे पड़ा रह जाएगा। और भूसा भी बहुत महत्व का हो सकता है, बहुत महत्व का हो सकता है। मत देखो वहां अंतर जहां अंतर है नहीं। हम प्रश्न भी नहीं पूछते ना इसमें मेरे लिए क्या है। ये मेरा एक यूएसए बेस्ड शॉर्ट चैनल है जो कि मैंने सिर्फ 9 महीने पहले ही स्टार्ट किया था। बस सोना है तो मूल्य है। अच्छा, कैसे है मूल्य? मेरे लिए कैसे है मूल्य? क्योंकि जीवन तो उसमें मेरा लगना है ना, श्रम तो उसमें मेरा गया है, यूं ही तो नहीं मिल रहा। श्रम लगा, ऊर्जा लगी, समय लगा,
सब लगा, धन एंड हम ऑलरेडी इस पे 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं, वो भी सिर्फ 106 शॉर्ट्स में। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि मैंने इस चैनल के फर्स्ट शॉर्ट पे 9000 से ज्यादा व्यूज गेन कर लिए थे, वो भी पहले दिन। एंड ओवरऑल हमारे 4 शॉर्ट्स मिलियंस में गए हैं। बट ये मैंने किया कैसे? यूएसए चैनल अभी के टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि यूएसए चैनल में अर्निंग सीधा 10x हो जाती है। एंड बिलीव मी, मुझे भी आइडिया नहीं था कि एक शॉर्ट के चैनल से मुझे इतना ज्यादा अर्न हो सकता है। इंडियन शॉर्ट पे मिलियन व्यूज में मुझे सिर्फ 500 रुपए देते हैं, वहीं पे मेरे शॉर्ट मिलियन व्यूज में 3000 से ज्यादा मिलते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन इज हाउ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूं। एक यूएसए पेज चाहे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे वीडियो आइडियाज ढूंढने हैं, कैसे वीडियो को अपलोड करना। आगे की बात प्रश्नों के माध्यम से करते हैं, बोलिए।